नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्रीलिम्स पार पर। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी के लगभग 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा टॉपिक भू संचलन। अगर यदि आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल प्रीलिम्स पार पर नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि हमने जो पढ़ा है उससे हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक है, हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक से ही कनेक्टेड टॉपिक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है ये, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन इसमें कभी कभी थोड़े थोड़े जो फैक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, वैसे तो आपको ये वर्ड अवगत होगा, पहले से भी आपने इस वर्ड को सुना रखा है ना? कहाँ सुना था आपने इसे सुना होगा जब हमने ये पढ़ा था, कौन सा? महादेश जनक भूसंचरण। महादेश जनक भूसंचरण में भी कहाँ देखा हमने इसे? पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन में, जहां हमने 2 चीजें देखी थी। क्या क्या देखी थी? एक हमारा होता है महादेश जनक, दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी में होता है आपका वलन वाला पोर्शन जिसमें संपीडनात्मक बल लग रहा था, और एक होता है तनाव मूलक बल। तो तनाव मूलक बल से ही रिलेटेड हमारा ये टॉपिक भ्रंश घाटी। चलिए ठीक है, एक बार अगर यदि मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूं कि किससे रिलेटेड है तो वो आपको जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी भू संचलन, इसी से संबंधित था हमारा कौन सा टॉपिक? एक संपीडनात्मक और एक था तनाव मूलक बल। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि हमारा पुराना टॉपिक, अगर यदि आपने पुराना टॉपिक नहीं देखा है तो जाइए हमारे पिछले वाले क्लासेस पर और उनको देखकर आगे की क्लासेस देखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में? सेम वही चीजें। तो हम देख रहे हैं भ्रंश घाटी। अब वैसे ही पढ़ेंगे हम इसको भी कि भ्रंश घाटी का अर्थ क्या है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं, भ्रंश घाटी के प्रकार कौन कौन से हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। तो निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। इतने से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर यदि आपका रिफ्ट वैली से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी क्या होता है? जब भी कभी हमारे क्रस्ट या बोले तो भूपर्पटी है ना, या सतह पर एक तल में चट्टानें विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती हैं तो उससे भ्रंश का निर्माण होता है। फिर से बोलता हूं मैं, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, हमारा ये जो जगह थी, हमारी भूपर्पटी या क्रस्ट थी, इसके एक तल में, एक ही होता ना पूरा, एक तल में अगर यदि ये चट्टान बनी हुई है, कोई तल में चट्टानों का विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण, मतलब कि या इस साइड हो, मैंने बताया ना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तनाव मूलक से। इस साइड स्थानांतरण हो रहा है और इस साइड स्थानांतरण हो रहा है, इसके कारण इस एरिया में क्या बन रहा है? भ्रंश। ठीक है, भ्रंश निर्मित हो रहा है। आया समझ में? अब इसके भ्रंश के बाद में हम देखेंगे कि ये मूलतः क्या है। ये संपीडनात्मक और तनाव मूलक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें आएगा? ये तनाव मूलक का प्रभाव इसमें अत्यधिक होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि भ्रंश क्या होता है। अगर यदि मैं आपको एक बार और बोलूं, अगर यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्रस्ट भूपर्पटी या भूपटल में जब एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण विपरीत दिशाओं में होता है तो उससे निर्मित संरचना भ्रंश कहलाती है। ठीक है, आप डायग्राम समझ पा रहे होंगे इस तरह से। और ये स्थानांतरण कैसा है? क्षैतिज है। कैसा स्थानांतरण है ये? क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, कैसा स्थानांतरण रहेगा? क्षैतिज। आ गया आपको यहां तक समझ में? आ गया होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसके प्रकार। अब समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रकार। तो मूल रूप से इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं भैया? तो इसका पहला प्रकार होता है तो सामान्य भ्रंश हो, सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश, और दूसरा होता हमारा व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, दो भ्रंश कौन कौन से हो गए? सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश। सामान्य भ्रंश का अर्थ क्या होगा? जब, समझना, ये चट्टान है, जब विपरीत दिशा से बल लगे, विपरीत दिशाओं में बल लगे, तो यहाँ पे जो चटकन आएगी या जो दरार आएगी, ये भ्रंश जो बनेगा ये सामान्य भ्रंश है। जब चट्टानें विपरीत दिशाओं में गतिमान हो या विपरीत दिशाओं में स्थानांतरित हो तो उससे निर्मित भ्रंश सामान्य भ्रंश कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके द्वारा क्या बन गया, देखिए ये एक प्रकार की चट्टान है, ठीक है, इसी संबंधित एक प्रकार की, ये इस साइड गति हो रही है, इसकी इस साइड गति हो रही है, तो इन दोनों के ये बीच में ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा है भ्रंश। ठीक है, अब हम देखते हैं व्युत्क्रम भ्रंश क्या होगा। सेम इसका उल्टा, मतलब अगर यदि यहां पर गतियां विपरीत दिशा में हो रही थी तो यहां पर एक ही दिशा में हो, विपरीत दिशाओं से एक ही दिशा में चट्टानों की गति हो, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, यहां पे हमने देखा था इस तरीके से जो गति हुई थी, वलन भी बनता था ना, इसमें बनता था ना वलन, संपीडनात्मक बल लगता था। लेकिन यहां पर ना जरूरी नहीं कि एकदम सामने सामने से ही टकराएं, हो सकता है कि चट्टानें कुछ इस तरीके से आकर मिल रही हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा है ना, साइड साइड में खिसक रही हो। देखिए, एक तो हो गया ये जो हिस्सा है चट्टान का, ये हिस्सा इधर जा रहा है, ये हिस्सा इधर जा रहा है, तो ये बीच में बन रहा है जो भ्रंश, ये हमारा सामान्य भ्रंश हो गया। अब लेकिन मान लिए कि एक ही तल है लेकिन चट्टानें इस तरीके से खिसक रही है, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं, ये ऐसी खिसक रही है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, इस तरीके से खिसक रही है ये। ठीक है, तो विपरीत दिशाओं से एक ही दिशा में आ रही है, तो इस प्रकार का भ्रंश क्या है? ये व्युत्क्रम भ्रंश। चलिए, अब हमने इसके प्रकार देख लिए। अब जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसका रहता है निर्मित संरचनाएं। भ्रंश से जो संरचनाएं निर्मित होंगी, देखिए, निर्मित संरचनाएं। ठीक है, संरचनाएं कैसी हैं? जब दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग नीचे धंस जाएगा तो कौन सी संरचना बनेगी? भ्रंश घाटी। समझिए कैसे, दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग जब नीचे की ओर धंस जाएगा तो ये जो हिस्सा बना ना, ये वाला हिस्सा, यह हिस्सा कहलाता है भ्रंश घाटी। आगे आपको समझ में है ना? अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, हम उस पर चलेंगे। ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है? देखिए, मैं बना देता हूँ। कई लोगों को अगर यदि एटलस में मैप भी ध्यान नहीं है कि अफ्रीका मतलब क्या, तो वो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या देखने मिलेगी? महान भ्रंश घाटी। आया समझ में? महान भ्रंश घाटी जो कि स्टार्ट होती है यहाँ नीचे साउथ में जाम्बेजी नदी से लगाकर आपका उत्तर में जॉर्डन और सीरिया की खाड़ी तक। अब सोचिएगा कितनी बड़ी घाटी है ये एक प्रकार से ये पूरे कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश ही कर रही है। साथ ही साथ और देखिएगा, ये जो यहाँ पे लाल सागर बना है, रेड सी है, रेड सी भी इसी महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले कभी यहाँ पर जो हिस्सा, अब लाल सागर जो बन गया, वो हिस्सा कहीं ना कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। आज वो टूटते टूटते इतना अलग हो गया कि वहां पर एक बीच में सागर बन गया। ठीक है, रेड सी भी इसी का पार्ट आ जाता है। और कौन कौन सी देखिएगा, जब हम इस भ्रंश घाटी को जब ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी बीच बीच में ना झीलें बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए
टंगानिका झील, टंगानिका झील, ठीक है, न्यासा झील, आपका विक्टोरिया झील, ठीक है, और भी इत्यादि इसमें जो नदियां हैं वो सारी आपकी भ्रंश घाटी में मिल जाती हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम भ्रंश घाटी पढ़ रहे हैं तो भ्रंश घाटी के सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमें अफ्रीका महाद्वीप में महान भ्रंश घाटी के रूप में मिलता है। ये क्या है? ये है महान भ्रंश घाटी। अब आप सोचिए इस घाटी की लंबाई कितनी होगी? इस घाटी की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है, इस घाटी की लंबाई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यदि मुझे भ्रंश घाटी टॉपिक पढ़ना है तो मैं मुख्य रूप से ये जो एरिया जो महान भ्रंश घाटी का ना, इससे संबंधित चीजें देख लूं। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार चीजें आ कहां से जाती है, तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो एटलस से आ गई। एटलस से नहीं, अब जैसे हमने महान भ्रंश घाटी पढ़ा तो महान भ्रंश घाटी से रिलेटेड हमारे जो भी चीजें से लग रही होंगी, हो सकता है वो डायरेक्ट महान भ्रंश घाटी ना पूछे या भ्रंश घाटी का डायरेक्ट ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे फॉर एग्जांपल झील का क्वेश्चन पूछ ले, वो है ना, न्यासा झील पूछ ले। अब उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट किस चीज का है कि ये महान भ्रंश घाटी में अवस्थित है, तो हमें पता अगर यदि होगा कि जब हमने भ्रंश घाटी पढ़ रहे हैं तो महान भ्रंश घाटी या इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट घाटियां हैं उनके बारे में हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हमें और कौन कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं ना, यहाँ तक ये हो गया। अब अगर यदि हम, ये तो हो गई वैश्विक स्तर की बात, अब हम अगर यदि इसे अपने भारत के ऊपर अप्लाई करके देखें या भारत में देखें, क्या हमारे भारत में ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता है? तो हाँ मिलता है। कौन सी? आपने बहुत ध्यान सुना होगा, नर्मदा ताप्ती जो नदी है वो भ्रंश घाटियों में बहती है। ठीक है ना, आपने ये सुना ही होगा ना, ये हमारा इंडिया है, तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो नर्मदा ताप्ती नदी किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, इसके अलावा और जो हमारी दामोदर, ऊपरी दामोदर जो घाटी पड़ती ना, दामोदर नदी है, दामोदर घाटी भी इसी भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी जो है वो इसी भ्रंश घाटी में बहती है। और अगर यदि हम देखें, आप अगर यदि जर्मनी चले जाइए, यूरोप के देश, यूरोप में भी है वॉसजेज और जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इन दोनों पर्वत के बीच में एक घाटी बनती है, राइन घाटी। ठीक है, तो ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, जिन पर्वतों का नाम बता रहा हूँ, घाटियों का नाम बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइए। अगर यदि ज्यादा हो तो मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है ना, जर्मनी में, एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ, देन लिख देता हूँ। यहां तक तो आपने देख लिया है। देखिए जर्मनी में कौन सी? देखिए, हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत सारे फैक्ट्स याद कर लें, लेकिन कम से कम जो हम वीडियो में देख रहे हैं या जिसको हमने सुन लिया है, कम से कम हमें वो तो याद रहे। बाद की तो बाद में हम याद कर लेंगे, लेकिन कम से कम जो देखा है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर में हमें सामने देखा और हमारे नोट्स में वो है, हमने वो चीज सुनी है, हमने वो चीज देखी है, हमने वही चीज नहीं पढ़ के गए बाकी चीजों के चक्कर में। तो कम से कम जो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कम से कम वो तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि जर्मनी में मैं क्या बताया आपको, जर्मनी में है राइन घाटी। ठीक है, ये किन दो के बीच में है? ये है आपका वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है ना, ब्लैक में लिखा ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत, इन दोनों के बीच में है आपकी ये राइन नदी घाटी। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एग्जांपल देख सकते हैं? कि स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में मिडलैंड, स्कॉटलैंड में मिडलैंड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें कम से कम हमारी, आपका नर्मदा ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटियों में बहती है, आपको पता होना चाहिए। जो मैंने अफ्रीका में झीलें बताई, महान भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें अवस्थित हैं वो देखिएगा। और साथ ही साथ अगर यदि आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है तो एक बार एटलस, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है उसमें जाके इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यही एटलस भी कंप्लीट होते जाएगा साथ ही साथ। ये हो गया। और अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें भी हमारे इसमें चीजें आ जाएंगी। जैसे कि देखिएगा, ये तो यहां तक की बात हो गई हमारी कंप्लीट।
अब हम देखते हैं आगे। आपने अगर यदि सुना होगा तो देखिए, इन्हीं में जो एक संरचना आती है रैंप घाटी, रैंप वैली या रैंप घाटी। अब इस रैंप घाटी को आप कैसे समझोगे? रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है? हम देख रहे हैं निर्मित स्थलाकृतियां, तो रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है? जब रैंप घाटी के निर्माण में जब बीच ये जो स्थल है ना, अगर यदि यहां से फोर्स लग जाए और यहां से फोर्स लग जाए, तो जब ये दोनों हिस्से ऐसे उठ जाएंगे, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, तो ये बीच का हिस्सा ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। जैसे देखिए, ये हिस्सा है समतल था, जब यहां पर बल लगा, यहां पर बल लगा, तो ये हिस्सा तो इस तरीके से बन गया, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो हिस्सा था आपका, ये कौन सा हिस्सा हो गया? घाटी से क्षेत्र बन गया ना, तो इसे ही कहते हैं हम रैंप घाटी। क्या कहते हैं? रैंप घाटी। अब कई जगह आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि सभी रिफ्ट घाटियां रैंप घाटी नहीं होती, परंतु सभी रैंप घाटियां रिफ्ट घाटी होती है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, समझिए। देखिए, सभी रैंप घाटियां रिफ्ट या भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी होती हैं, परंतु सभी भ्रंश घाटियां रैंप घाटी नहीं होती हैं। सीधा सा है भाई, जो रैंप घाटी है वो तो एक प्रकार का एग्जाम्पल है ना भ्रंश घाटी का। रैंप घाटी वो भ्रंश घाटी का एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी भ्रंश घाटी सभी रैंप घाटी है, लेकिन रैंप घाटी है तो वो भ्रंश घाटी तो है ही है। आ रहा ना आपको समझ में? तो ये इस स्टेटमेंट को एकदम क्लियर अपने माइंड में सेट करके रखना। सभी रैंप घाटी भ्रंश घाटियां होती हैं, या रिफ्ट घाटी। क्या होता है? रैंप और रिफ्ट दोनों एक साथ लिख देते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। रैंप और रिफ्ट को साथ में तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मुझे याद कैसे रखना है ना। तो अगर यदि रैंप पहले लिखा, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी, ये वर्ड यूपीएससी में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्ड। सभी रैंप घाटियां रिफ्ट घाटियां होती हैं, ठीक है ना, परंतु सभी भ्रंश घाटियां या रिफ्ट घाटियां रैंप घाटियां नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एक हमने देख ली रैंप घाटी कैसे बनती है। जब किसी समतल स्थान के या समतल के आजू बाजू के स्थल में अंतर्जात बल के कारण उठाव या उत्थान होता है, तो उससे निर्मित संरचना रैंप घाटी होती है। अब हम दूसरा देखेंगे, इसी में आता है एक भ्रंशोत्थ पर्वत। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत में क्या है? अगेन ये स्थल समतल था, लेकिन अगर यदि इनके बीच में यहाँ किनारों में एक प्रकार का बल लगे। अब ये सब बल कैसे लग रहे हैं? वही हमने देखा है ना, ये स्टार्टिंग के टॉपिक है, अंतर्जात, बहिर्जात, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये बल कैसे लगता है आप समझ रहे होंगे ना। अब भाई यहाँ से ये जो बल लगा होगा, कहीं ना कहीं पे अंतर्जात भूसंचलन हुआ होगा, ऊपर की ओर उठाव हुआ होगा, इस कारण से तो संरचना का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जब यहाँ कोई ऐसी हो सकता है, यहाँ पे कुछ हलचल हुई हो जिस कारण से इसका धसाव हो गया हो नीचे की ओर, तो जब ये नीचे हो जाएगा तो संरचना का निर्माण कैसे होने लगेगा? ये ऑटोमेटिक बीच का स्थल ऊपर हो गया और ये हिस्सा नीचे चला गया। तो ये जो हिस्सा है इसे ही कहते हैं हम भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। अब एक चीज और, हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं देखा, रैंप घाटी, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ध्यान से ना। इसका एग्जाम्पल हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसमें बहती है ना। तो अगर यदि स्टेटमेंट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती है, तो हाँ सही है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ब्लॉक माउंटेन में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो आपका फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, और साथ ही साथ हमारा सतपुड़ा, जो सतपुड़ा पर्वत है
वो किसका एग्जाम्पल है? भ्रंशोद पर्वत का या ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं लास्ट इसका थर्ड वन। तीसरा इसका आ जाता है एक और हमारा हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट, जैसे कि अभी तक क्या लग रहा था कि ये समतल स्थान था, या तो ये साइड साइड से दोनों के ऊपर से बल लग रहा है या तो नीचे से बल लग रहा है। अब हॉर्स्ट पर्वत में क्या होता है? हॉर्स्ट पर्वत में ये कोई तल है, चट्टान का तल है या समतल है, यहां पर ना बीच में बल लगता है। बीच में दोनों आइट साइड की जो चट्टानें होती हैं या सतह होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है, और बीच में लगता है बल, जिस कारण से संरचना का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा हॉर्स्ट पर्वत। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा ये हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। तो हमने आज क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया भ्रंश क्या होता है, भ्रंश के बाद में भ्रंश घाटियां क्या होती हैं, भ्रंश घाटी में हमने महान भ्रंश घाटी की कुछ चीजें हमने देख ली। उसके बाद में भारत में नर्मदा, तापी, साथ साथ दामोदर नदी घाटियां और वैश्विक स्तर की जो अन्य घाटियां थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। साथ ही साथ उससे निर्मित अन्य जो संरचनाएं थी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट पर्वत, इन सभी की जानकारी हमने ले ली है। अब इसी में ना कुछ टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल आते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे कई जगह पूछ लेता है खुला वलन, खुला वलन। ठीक है, खुला वलन क्या है? तो ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। आप अगर यदि बुक्स में देखेंगे तो भी मिल जाएंगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे खुला वलन होता है कि जब दो पर्वतों के बीच में ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बने, 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है, तो इसे हम कह देंगे खुला वलन। साथ ही साथ और भी देख लीजिए सममित वलन। सममित वलन, इस सममित वलन का जब ना जो चट्टानें होंगी या जो सतह होगी उनका झुकाव एक समान होगा, जब सतह का झुकाव एक समान होगा तो वो क्या कहलाता है? सममित वलन। फिर उसी प्रकार असममित वलन, असममित वलन जब झुकाव असमान हो, है ना। इसका एग्जांपल आप देख लो कि जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ टॉपिक हैं। टॉपिक नहीं, ये तो बहुत ही सामान्य चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है कि बस खुला वलन 90 डिग्री से अधिक तो पता हो जाएगा। इसमें आपका कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मुझे इसमें कुछ कंसेप्ट बताना चले पड़े, है ना। तो हम मेन फोकस कर रहे हैं कंसेप्ट पर, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर पर। मैंने बता दिया है कुछ 2-3 एग्जाम्पल। तो इस तरीके का सीधे लिस्ट बनी रहती है बुक्स पे, ऐसी लिस्ट बनी रहेगी, है ना, कि ये सममित वलन है, ये इतना होना चाहिए, ये उतना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा तो उससे काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब इसके आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे हमें चट्टानें पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें अपना जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत है उसको देखना है। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छा साथ दिया है। आगे भी इसी तरीके का आप साथ देते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।